प्रकृति की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रकृति की ओर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो आज फिर हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हम अपने दर्शकों को प्रकृति के करीब ले जा सके, उसकी ओर ले जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है, या फिर ये कहें कि पृथ्वी पर जो भी आप प्राकृतिक संरचनाएं देख पाते हैं, इसके पीछे सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के चलते हम अलग अलग मौसम देख पाते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात। लेकिन कई बार जब ये मौसम बहुत भीषण हो जाते हैं, चाहे वो गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें या फिर बरसात की, तो हर तरह के जंतु, हर तरह के जीवन को इसका असर झेलना पड़ता है। और हाल ही में अगर बात करें तो इन दिनों सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो बीते 12 जनवरी को लोधी रोड में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो आज हम प्रकृति की ओर में बात करेंगे ठंड के इसी प्रकोप के बारे में। मौसम का बदलना हमारी प्रकृति की गतिशीलता का सूचक है। अलग अलग मौसम से ही प्रेरित होकर मानव समाज में परंपराओं, रीति रिवाजों, पहनावे और खान पान से जुड़ी आदतों का जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कि हमारी धरती पर मौसम कैसे बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर यह झुकाव, दूसरा सूर्य से इस ग्रह की निश्चित दूरी और तीसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर लगातार घूमते रहना, ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से यहां मौसम बदलते रहते हैं। चूंकि हमारी धरती गोल है, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश समूची धरती पर एक समान नहीं पड़ता। धरती का जो हिस्सा सूर्य के संपर्क में होता है, वहां का तापमान अधिक रहता है और उधर का मौसम गर्मी का होता है। उसी समय पृथ्वी के दूसरे हिस्से में सूर्य की गर्मी पूरी तरह नहीं पहुंचती, इसलिए उधर सर्दी पड़ती है। सर्दियों में दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है। इसके अलावा सूर्योदय देर से और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक सर्दी के मौसम से जुड़ी गणना और अनुमान लगाने के लिए जिस विधि को अपनाते हैं, उसे मौसम विज्ञान की भाषा में मीटियोरोलॉजिकल रिकॉनिंग कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक मौसम पैटर्न के आधार पर सर्दी के मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं। पृथ्वी के किसी भी हिस्से की भौगोलिक बनावट वहां के मौसम को निर्धारित करती है। भारत की बात करें तो यहां पर पश्चिम दिशा में मौजूद मरुस्थल, उत्तर में ध्रुवीय हिम प्रदेश के ग्लेशियर और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नम इलाके पाए जाते हैं। हमारे यहां मुख्य तौर पर 4 मौसम पाए जाते हैं: सर्दी, गर्मी, मॉनसून और शरद। दिसंबर से लेकर मार्च तक की अवधि के दौरान सर्दी और अप्रैल से जुलाई तक गर्मी के मौसम होते हैं। आमतौर पर जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान मॉनसून या बरसात का मौसम रहता है और इस मॉनसून के बाद यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच शरद ऋतु होती है। इस शरद ऋतु के जाते जाते ठंड अपनी दस्तक देने लगती है। ठंड के दिनों में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित होता है। जिस तरह गर्मी के दिनों में लू चलती है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में ठंडी हवाओं यानी कि शीतलहर के झोंके
लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देते हैं। शीतलहर इतना घातक होता है कि इसके कारण मनुष्यों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की मौत तक हो जाती है। शीतलहर अक्सर जनवरी के महीने में हमारी हालत खराब करती है और इसमें तापमान कम होने की वजह से हर साल भारत में सैकड़ों बेघर लोगों की जान चली जाती है। किसी भी एरिया में अगर वहाँ का जो मिनिमम तापमान है जो सुबह में रिकॉर्ड होता है, वो औसत हर वीक का, हर महीने का एक औसत तापमान होता है जो पिछले 30 साल के डेटा से एवरेज करके निकाला जाता है। और उस औसत से अगर 4 डिग्री या 5 डिग्री की गिरावट हो गई तब उस कंडीशंस को शीत लहर कहते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया का आदमी उसके नॉर्मल तापमान का हैबिचुअल होता है और जब 4 से 5 डिग्री तापमान की गिरावट आएगी उसके औसत से तो वो सहन नहीं कर पाता, उसके कंफर्टेबल लेवल से बयान चला जाता है। तो इसलिए वो कंडीशन शीत लहर की होती है और ये प्रायः जो है उत्तर भारत में देखा जाता है, क्योंकि यहीं पर ठंडक का सीजन होता है और कभी कभी मध्य भारत और इवन महाराष्ट्र तक भी शीतलहर की स्थिति पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कम होता है। लेकिन नॉर्मली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहाड़ों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये विंटर सीजन में ये प्रिवेल करती है कंडीशन। शीतलहर का बड़ा रूप है बर्फबारी। भारत में जम्मू कश्मीर के सुदूर क्षेत्रों जैसे कि बारामूला में सर्दियों में भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। कश्मीर के गुलमर्ग में फरवरी 1967 में सबसे अधिक बर्फबारी हुई थी। पूर्वी जम्मू कश्मीर के द्रास में अभी तक का सबसे कम तापमान -33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेह और लद्दाख में भी इसी तरह के कम तापमान रहते हैं। जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में सर्दी के दिनों में लगभग सभी नदियों का पानी जम जाता है और वहां के बाशिंदों के लिए ये नदियां स्वयं ही पुल बन जाती हैं। स्नोफॉल तो रेनफॉल का ही एक रूप है, प्रेसिपिटेशन के अंदर दोनों आ जाते हैं, रेनफॉल और स्नोफॉल। बस ये डिफरेंस यही है कि जैसे सेम कंडीशन जो है प्लेन एरिया में तो रेन देगा, लेकिन पहाड़ों में वो स्नो देगा। क्यों देगा? क्योंकि पहाड़ का जो मीन सी लेवल से जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर तापमान माइनस में हो जाता है और माइनस में होने की वजह से जो सेम रेन है वो जो है स्नो में बदल जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है किसी भी जगह पर। अगर आप यहीं पे दिल्ली में आप अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपको 6.5 डिग्री तापमान कम मिलेगा। तो पहाड़ों की हाइट 3-4 किलोमीटर होती है यहाँ के तुलना में, तो इसलिए वहाँ 16, 17, 18 डिग्री तापमान कम होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है हाई रिचेज जो जितनी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड इत्यादि में स्नो होता है, वो वहाँ के तापमान की वजह से और हाई एल्टीट्यूड की वजह से सेम रेनफॉल ही स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ सर्दी का मौसम नवंबर के जाते जाते या दिसंबर महीने की शुरुआत में अपनी दस्तक देने लगता है और जनवरी आते आते ये परवान चढ़ जाता है। जनवरी महीने में यहाँ का औसत तापमान 12 या 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस शहर की हिमालय से नजदीकी के कारण यहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ती है। सर्दी के दिनों में ये शहर घने कोहरे के लिए बदनाम है। अक्सर दिसंबर के महीने में इस कोहरे की वजह से दिखाई देना कम हो जाता है, जिससे सड़क, रेल और वायु यातायात में परेशानी पैदा हो जाती है। बर्फ के नन्हे कणों के बादल को कोहरा कहते हैं। सर्दी के दिनों में हवा में मौजूद जल वाष्प के घने हो जाने से इस कोहरे का निर्माण होता है। जब भूमि की सतह ऊपर मौजूद हवा से ठंडी होती है तो वहां स्थायी कोहरा बनता है
अक्सर कोहरा वहां पर भी बनता हुआ देखा जाता है जहां ठंडी हवा गर्म और नम सतह के ऊपर से होकर गुजरती है। ऐसी स्थिति में नम सतह से वाष्पीकरण होता है और ऊपर मौजूद ठंडी हवा कोहरे का रूप ले लेती है। जब वायुमंडल में हवा का तापमान 0 और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तो कोहरे में मौजूद पानी के कुछ नन्हे कण जम जाते हैं और बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तापमान के और गिरने पर समूचा कोहरा बर्फ बन जाता है। इसे आइस फॉग कहते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज ठंड के समय ऐसे आइस फॉग बनते हैं। कोहरा यातायात में परेशानी और दुविधा का कारण बनता है। इससे निपटने के लिए अनेक तकनीकों और एंटी फॉगिंग एजेंट का सहारा लिया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया अलग अलग मौसम के बारे में कि आखिर हमारा ऋतु चक्र कैसे काम करता है, कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात हमारी पृथ्वी पर आती है और इसका सीधा संबंध किस तरीके से सूर्य या फिर सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से है। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर प्रकृति की ओर में, कहीं मत जाइएगा। प्रकृति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। प्रकृति की ओर। प्रकृति की ओर में आज हम बात कर रहे हैं ठंड के प्रकोप की। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार तापमान नीचे जा रहा है, यानी पारा घटता जा रहा है। इसके चलते चाहे वो मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके, हर तरफ ठंड के प्रकोप को हम साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जहां हम मनुष्यों को इससे असर पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पशु पक्षी भी इससे प्रभावित होते हैं। वो भी अपने तरीके से ठंड की इस चुनौती का सामना करते हैं, अपने आवास, अपने निवास को बदलकर। और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रवासी पक्षियों को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृति की ओर में आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। ठंड के इस प्रकोप से पशु पक्षी अपने आप को कैसे बचाते हैं। पशु पक्षियों को ठंड के मौसम से निपटने के लिए प्रकृति ने अलग अलग व्यवस्था दे रखी है। सर्दियों में इनकी शारीरिक बनावट और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ये अपना प्राकृतिक आवास भी बदल देते हैं, जिनके चलते ये अपना अस्तित्व बचाए रख पाते हैं। पक्षियों का प्रवास दरअसल सर्दी के मौसम से बचने का ही एक प्राकृतिक तरीका है, जिसे पक्षी नैसर्गिक तौर पर अपनाते हैं। प्रवासी पक्षी सैकड़ों हजारों मील का सफर तय करके ठंडी जगहों से तुलनात्मक रूप से गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं, ताकि ठंड से उनकी जान बच जाए। दिल्ली के चिड़ियाघर सहित भारत के अनेक नेशनल पार्कों और वन्य जीव अभयारण्य में साइबेरियाई सारस सरीखे असंख्य प्रवासी पक्षी हर साल अगस्त से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों तक मेहमान बनते हैं। फिर यहाँ पर सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले वापस अपने मूल स्थान को लौट जाते हैं, जहां उस समय ठंड खत्म हो गई रहती है। सर्दी के मौसम में पक्षियों के अलावा तितलियों को भी प्रवास यात्रा करते हुए पाया गया है। जंतुओं में सर्दी से बचने का एक और नैसर्गिक तरीका है शीत निष्क्रियता या कोल्ड हाइबरनेशन।
मेंढक, सांप और गोफर जैसे जंतु सर्दियों के आने से पहले भूमि के अंदर छिप जाते हैं। मेंढक और सांप ठंडे खून वाले जंतु हैं, इसलिए इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सर्दी के मौसम में अगर ये भूमि के अंदर न जाएं, तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले चमगादड़ की कुछ प्रजातियां भी शीत निष्क्रियता में चली जाती हैं। इस दौरान ये गुफा की दीवारों में छिपकर निष्क्रिय हो जाते हैं। जंतु इस तरह की शीत निष्क्रियता में इसलिए जाते हैं क्योंकि ठंड में इन्हें कीट पतंगे खाने के लिए नहीं मिल पाते, और दूसरा उन्हें इस खराब मौसम में अपना अस्तित्व बचाए रखना होता है। अक्सर शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये जंतु जरूरत से ज्यादा आहार ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें पूरी सर्दी के 3 से लेकर 6 महीने तक निष्क्रिय पड़े रहना होता है। निष्क्रियता अवधि के दौरान इनकी जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। तो भी आपने जाना कि इस ठंड से बचने के लिए पशु पक्षी कौन कौन से अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं और इस चुनौती का सामना करते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे प्रकृति की ओर में। प्रकृति की ओर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद प्रकृति की ओर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि इस ठंड के प्रकोप से पशु पक्षी अपने आप को कैसे बचाते हैं। कुछ पशु ऐसे भी हैं जो कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी शीत निष्क्रियता। वहीं अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो उनकी पत्तियों की संरचना ही ऐसी होती है कि बर्फबारी से वो अपने आप को बचा पाते हैं। चलिए अब इस भाग में हम बात करेंगे कि हम मनुष्य यानी मानव, जो कि सबसे बुद्धिमान जीव है इस पृथ्वी पर, वो अपने आप को इस ठंड से कैसे बचाता है। जी हाँ, चाहे हम अपने आवाज की बात करें, इसके अलावा हम अपने रहन सहन को भी इस तरीके से ढाल लेते हैं ताकि इस ठंड के प्रकोप से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं अगली रिपोर्ट। अब जरा हम अपने बारे में बात करें कि हम मनुष्यों में सर्दी से बचाव के लिए प्रकृति ने और हमारे स्वयं के द्वारा क्या-क्या उपाय किए हैं। हम मनुष्य स्तनपायी प्राणी होते हैं और हमारे शरीर का तापमान नियत रहता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके बाद शरीर का तापमान कम हो जाता है और हम ठंडा और तरोताजा महसूस करते हैं। वही सर्दी के मौसम में हम प्राकृतिक तौर पर ठिठुरन या कपकपी करते हैं, जिसके बाद हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। इसके अलावा हम अपने शरीर को सिकोड़ कर रखते हैं ताकि शरीर की ऊष्मा बाहर ना निकले और गर्माहट बनी रहे। बेहद ठंड की स्थिति में
हमारे शरीर के तापमान में बहुत तेजी से गिरावट आती है, जिसकी वजह से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। तापमान के घटने पर हमारे शरीर में खून का प्रवाह, तंत्रिकाओं का कार्य और अनेक जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। इसलिए ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उंगलियां टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इनके अलावा हम अपनी आसपास की भौगोलिक स्थिति और संस्कृति के अनुसार अधिक और कम तापमान जैसी स्थितियों से बचने के लिए उपयुक्त खान-पान, रहन-सहन और पहनावे को अपनाते हैं। अब जरा सोचिए, हम मनुष्य और दूसरे पशु पक्षी एक से दूसरी जगह जाकर सर्दी के मौसम से अपना बचाव तो कर लेते हैं, मगर पेड़ पौधों के तो कोई पैर या पंख नहीं होते और वे बेचारे जीवन भर एक ही जगह खड़े रहते हैं। फसलों और कृषि से तो हमारा जीवन अस्तित्व जुड़ा होता है। सर्दी के प्रकोप से उनका बचाव कैसे होता है भला? दरअसल प्रकृति ने इसके लिए उन्हें कुछ व्यवस्थाएं दे रखी हैं। पहाड़ी जगह पर चीड़ जैसे शंकुआकार पेड़ पाए जाते हैं, जिनके ऊपरी सिरे नुकीले होते हैं ताकि बर्फ पेड़ की पत्तियों पर ठहर ना सके और सरक कर नीचे चली जाए। मैदानी भागों में पाए जाने वाले बहुवर्षीय पेड़ सर्दी के आगमन पर अक्सर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि ठंड के मौसम में पानी की कमी से निपटने और इनकी देखभाल में ऊर्जा न खपानी पड़े। एक वर्षीय पौधे अक्सर अपना जीवन चक्र सर्दी आने से पहले पूरा कर लेते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अक्सर हम सुनते हैं कि सर्दी के मौसम में फसलों और पौधों को पाला मार देता है। इसमें दरअसल पौधे की कोशिकाओं में बर्फ जम जाती है और ये पौधे के अस्तित्व के लिए बहुत घातक होता है। इससे मुकाबले के लिए अनेक पौधे अपनी कोशिकाओं में एंटी फ्रीज प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारी पृथ्वी बहुत खास है, बहुत अनोखी है, क्योंकि यहाँ जीवन है, यहाँ पर्यावरण है और पृथ्वी के अलग अलग मौसम प्राकृतिक जीवंतता के सूचक भी हैं।
जरा सोचिए कि अगर प्रकृति नहीं होती तो हम भला कैसे होते। लेकिन कई बार प्रकृति हमें कई तरह की चुनौतियां भी देती है और आज उन्हीं में से एक चुनौती यानी ठंड के प्रकोप के बारे में हमने बात की। हमने आपको ये भी बताया कि इस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या फिर हम मनुष्य हो, कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रकृति की ओर के एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। प्रकृति की ओर।